निवास स्थान के अनुसार कर दायित्व का निर्धारण कैसे होता है। इसके पहले के वीडियो में हमने ये बताया था, पार्ट 1 जो इसका पार्ट 1 था उसमें ये बताया था कि निवासी, अनिवासी और असाधारण निवासी 3 प्रकार के करदाता होते हैं और 3 प्रकार के करदाताओं की इनकम कैसे टैक्सेबल होती है, कैसे कर योग्य होती है, कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी, कौन सी इनकम टैक्सेबल नहीं होगी, ये हम इस वीडियो में बताएंगे कि टैक्स लायबिलिटी या कर दायित्व का निर्धारण करदाता के रेजिडेंशियल स्टेटस यानी जो एसएससी है उसके रेजिडेंशियल स्टेटस के अनुसार होता है। टैक्स लायबिलिटी का मतलब असेसमेंट ऑफ टैक्स से ना होकर के जो टोटल इनकम है या जिसको हम ग्रॉस टोटल इनकम कहते हैं उससे वो इनकम जिस पर करदाता टैक्स देने के लिए बाध्य होता है। एक एसएससी की अनेक प्रकार की इनकम होती हैं। कुछ इनकम इसमें भारत में कमाई जाती है और कुछ इनकम भारत के बाहर होती है। तो कौन सी इनकम किस प्रकार के लिए कर योग्य, किस प्रकार के करदाता के लिए कर योग्य होगी, इसी को हम इंसिडेंस ऑफ टैक्स या कर दायित्व का निर्धारण कहते हैं। ये 3 प्रकार के करदाताओं की जो टैक्सेबल इनकम है उसके लिए हमने 3 कॉलम में शो किया है। पहले कॉलम में रेजिडेंट या ऑर्डिनरी रेजिडेंट यानी जो भारत के निवासी हैं, और दूसरे कॉलम में जो भारत के असाधारण निवासी हैं, और तीसरा जो है नॉन रेजिडेंट यानी जो अनिवासी। तो यहाँ हमें बताना होगा कि जो निवासी व्यक्ति हैं यानी जो रेजिडेंट हैं इंडिया में, उनके किसी भी प्रकार की कोई भी इनकम हो, चाहे भारत में हो चाहे भारत के बाहर हो, वो कर देने के लिए बाध्य होता है। अनिवासी यानी नॉन रेजिडेंट जो इंडियन हैं या जिसको हम अनिवासी कहते हैं, वो केवल उन्हीं इनकम पर टैक्स देना उसको होता है जो भारत में कमाई गई है। भारत के बाहर के लिए भारत में अनिवासी व्यक्तियों को वो कर देना नहीं होता है। इसी प्रकार से असाधारण निवासी जो हैं वो अगर भारत में कोई इनकम कमाई जा रही है या भारत में कोई इनकम पाई जा रही है तो उसको सबको टैक्स देना होता है। व्यापार और पेशा जो भारत के बाहर चल रहा है और इनकम हो रही है, लेकिन ये व्यापार पेशा भारत से मैनेज्ड है, भारत से जो है इस्टेब्लिश है, तो उसको नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए यानी असाधारण निवासी के लिए कर देना होता है उसको। लेकिन अगर कोई व्यापार पेशा की आय ऐसी है जो भारत के बाहर बिजनेस चल रहा है या प्रोफेशन चल रहा है और भारत के बाहर ही उसका कंट्रोल है, मैनेजमेंट होता है, तो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए कोई टैक्स उसको नहीं देना होगा। कहने के मतलब अगर हम ये देखें कि कोई भी इनकम जो भारत में पाई जा रही है या भारत में कमाई जा रही है, उसको सभी प्रकार के करदाताओं के लिए उसको टैक्स देना है। दूसरा ये कि जो इनकम भारत के बाहर कमाई जा रही है और भारत के बाहर पाई जा रही है, उस पर केवल जो निवासी व्यक्ति हैं उन्हीं को कर देना होता है। तो यहाँ इनकम को हम इंग्लिश में 8 टाइप में डिवाइड किया है, हिंदी में 7 में डिवाइड किया है, क्योंकि कॉलम ये हिंदी में जो आइटम नंबर 3 है उसमें एक मर्ज हो गया। तो जो पहली टाइप की इनकम है जिसको हम इनकम रिसीव्ड इन इंडिया वेदर एक्रूड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, यानी कोई भी आय जो भारत में पाई जा रही है, भारत के बाहर अगर वो कमाई जा रही है या भारत में कमाई जा रही है, तो तीनों प्रकार के करदाताओं के लिए उसको टैक्स देना है। इसी तरीके से दूसरी कैटेगरी में इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड, यानी कि ऐसी आय जो
ये मानी जाए यानी समझी जाए कि जो मिल चुकी है भारत में, वेदर एक्रूड इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया। कहने का मतलब कोई भी आय जो भारत में उपार्जित हो रही है या भारत के बाहर उपार्जित हो रही है, अगर वो भारत में प्राप्त हुई समझी जाती है तो वो तीनों प्रकार के करदाताओं के लिए कर योग्य होती है। इसी प्रकार से इनकम एक्रूइंग और अराइजिंग इन इंडिया, वेदर रिसीव्ड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, अगर कोई इनकम जो भारत में या भारत के बाहर प्राप्त होती है लेकिन वो भारत में उपार्जित होती है या उदय होती है, तो वो तीनों प्रकार के करदाताओं के लिए कर योग्य होती है। इनकम डीम्ड टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया, वेदर रिसीव्ड इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया, यानी भारत में उपार्जित या उत्पन्न हुई समझी जाने वाली का मतलब ये होता है कि ये हम मान लेते हैं कि ये मिल चुकी है परंतु वास्तव में मिली नहीं होती है। कुछ ऐसी इनकम होती हैं जिनको हम ये मान करके चलते हैं कि ये एसएससी या करदाता को मिल चुका है। तो इस तरीके से ये सीरियल नंबर 4 पर दिया गया है कि इनकम डीम्ड टू एक्रू आर अराइज इन इंडिया, यानी कि भारत में उत्पन्न हुई या उदय हुई समझी गई आय, चाहे वो भारत में प्राप्त हो, भारत में कमाई गई हो या भारत के बाहर कमाई गई हो, ये तीनों प्रकार के करदाताओं के लिए टैक्सेबल होती हैं। इसके बाद सीरियल नंबर 5 पर इनकम रिसीव्ड एंड एक्रूड आउटसाइड इंडिया, यानी कोई भी इनकम भारत के बाहर प्राप्त हुई है या उपार्जित हुई है ऐसे व्यापार से या पैसे से जो भारत से में स्थापित है या भारत से कंट्रोल्ड है, तो वो आपके रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होता है। इनकम रिसीव्ड एंड एक्रूड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम ए बिजनेस और प्रोफेशन कंट्रोल एंड सेटअप आउटसाइड इंडिया, कहने का मतलब कि कोई भी व्यापार या पैसा जो भारत के बाहर चल रहा है और भारत के बाहर स्थापित है, तो केवल वो व्यापार और पैसा निवासी, उसकी आय जो है निवासी व्यक्तियों के लिए टैक्सेबल होगी। इसी प्रकार से ये इनकम अदर दैन बिजनेस या प्रोफेशन, कोई भी ऐसी आय जो व्यापार और पैसे के अलावा अन्य कोई भी आय है जो भारत के बाहर कमाई जा रही है या भारत के बाहर उपार्जित है, तो वो केवल आपके निवासी के लिए यानी रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होगी। तो इस तरीके से अगर देखेंगे कोई भी इनकम जो होगी, चाहे भारत में हो चाहे भारत के बाहर हो, रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल है, और एनआर यानी जो नॉन रेजिडेंट है उनके लिए केवल इंडियन इनकम में यानी भारत में जो पाई जा रही है, भारत में उपार्जित हो रही है, उन्हीं पर टैक्स देना है। अब रह जाता है कि व्यापार और पैसा जो भारत के बाहर चल रहा है, भारत के बाहर जो स्थापित है, उसमें केवल निवासी व्यक्तियों के लिए ही कर योग्य होगा, बाकी अनिवासी के लिए वो कर योग्य नहीं होगी। लेकिन वो भारत से अगर स्थापित है और भारत से मैनेज किया जा रहा है तो साधारण निवासी के लिए टैक्सेबल होगा। इसी प्रकार से लास्ट इसमें है कि कोई भी इनकम पिछले साल के पहले की इनकम यानी पास्ट इनकम अर्न एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, यानी कि प्रीवियस ईयर के पहले की अगर कोई इनकम जो भारत के बाहर प्राप्त की गई है, अगर वो भारत में प्रीवियस ईयर में लाई जा रही है, तो वो तीनों प्रकार के इसके लिए टैक्सेबल नहीं होगी। तीनों प्रकार के एसएससी के लिए वो टैक्सेबल नहीं होगी। पास्ट इनकम यानी कि जो भूत की आय, भूतपूर्व आय जिसको हम बोलेंगे, यानी गत वर्ष से पहले की आय, वो भारत में टैक्सेबल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कि जिस वर्ष की ये इनकम इनकी होती है उस वर्ष में उसको टैक्स देना होता है। इसके बाद इसमें कुछ शब्द वर्ड जो लिखे हैं उनका स्पष्टीकरण क्या होता है, जिनको हम ये रिसीट शब्द बार बार हम बाद में लिखे हैं, डीम टू बी रिसीव्ड लिखे हैं, एक्रूड और अराइजन लिखे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि मीनिंग ऑफ रिसीट्स यानी प्राप्त आय से क्या आशय है कि आय की प्राप्ति पहली बार प्राप्ति से मानी जाती है। यानी कोई भी इनकम रिसीव्ड होती है जहाँ पर वो एक्चुअली पहली बार व्यक्ति को या एसएससी को
प्राप्त होती है, बाद में लाने से उससे कोई मतलब नहीं। तो हम ये टैक्सेबल इनकम ज्ञात करते समय, टोटल इनकम ज्ञात करते समय ये देखेंगे कि क्या वो इनकम प्राप्ति कहाँ पर हो रही थी। अगर लाई गई है तो शब्द, तो उससे वो टैक्सेबल हमें नहीं करना है। अगर रिसीव्ड लिखा है, पहली बार है, उसके हिसाब से हमें चलना है। प्राप्त समझी जाने वाली यानी इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड, मतलब ये है कि ऐसी कुछ आय है जो गत वर्ष में वास्तव में प्राप्त नहीं हुई है, परंतु आयकर अधिनियम के अंतर्गत उसको मान लिया जाता है कि वो मिल चुकी है। जैसे कि प्रोविडेंट फंड होता है, एक सैलरी वाले आदमी को जो ये प्रोविडेंट फंड मिलता है, उसमें उसका एम्प्लॉयर, जो उसका नियोक्ता होता है, एम्प्लॉयर है, वो कंट्रीब्यूशन अपनी तरफ से एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड अकाउंट में देता है, और उस पर जो साल भर में इंटरेस्ट एक्रूड होता है, ये एक्यूमुलेट होता जाता है, और जब वो सैलरी पर्सन जो है रिटायर होता है तब उसको पेमेंट होता है। तो इसी दशा में अगर देखा जाए तो उनका जो कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर का, या जो इंटरेस्ट है, वो साल दर साल या वो जुड़ता जाता है अकाउंट में, लेकिन एक्चुअली वो रिसीव्ड नहीं होता। इस तरीके से ऐसी इनकम को हम ये मान लेते हैं कि ये उस असेसमेंट ईयर में या उस प्रीवियस ईयर में उसको मिल चुकी है, जिसको हम कहते हैं प्राप्त समझे जाने वाली आय। इसके बाद जो है इनकम एक्रूड आर एराइजन इन इंडिया, यानी कि उपार्जित या उदित समझी जाने वाली आय, ऐसी कोई भी आय जो ये मान करके चलते हैं कि भारत के बाहर उपार्जित या उदय हुई है, परंतु उसे भारत में उपार्जित या उदय हुआ माना जाता है। ये इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 9(1) के अनुसार ये दिया गया है कि कौन सी ऐसी इनकम है जो वो भारत के बाहर होते हुए भी उसको भारत में मान लिया जाता है। तो ये जो आपका दिया गया है, इसमें नंबर फर्स्ट है इनकम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्रूड आर एराइजन थ्रू बिजनेस रिलेशन, मतलब कहने का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करदाता को निम्न स्रोतों से प्राप्त आय जो है वो भारत में उदय हुआ या उपार्जित हुआ, यानी एक्रूड या एराइजन इन इंडिया माना जाएगा। क्या है इसमें कि व्यापारिक संबंधों के कारण, कोई बिजनेस रिलेशन के कारण अगर उसको इनकम हो रही है, भारत के व्यापारिक संबंधों के कारण भारत के बाहर प्राप्त हो रही है, तो वो भारत में उपार्जित मानी जाएगी। इसी तरीके से मूवेबल एवं इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो चल या और अचल संपत्ति है, उससे होने वाली आय जो है वो मान ली जाएगी भारत में उपार्जित, यानी भारत में उपार्जित है लेकिन भारत के बाहर अगर प्राप्त हो रही है तो वो भारत में उपार्जित मानी जाएगी। किसी पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से या जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या कैपिटल गेन जिसको शॉर्ट टर्म कहते हैं, ये बाद में चैप्टर सब आएंगे, उसमें सिचुएटेड इन इंडिया, जो कैपिटल असेट्स है वो भारत में संपत्ति का स्थित है लेकिन हस्तांतरण उसका भारत के बाहर से हो रहा है, तो ऐसी इनकम जो है भारत में एराइजन और एक्रूड मानी जाएगी। इसका मतलब ये होता है कि ये तीनों प्रकार के जो निवासी हैं उनको टैक्स देना होगा। इसके बाद है कुछ ऐसी सेवाएं जो भारत में दी जा रही हैं, यानी सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया, इसके कारण जो सैलरी मिलेगी, कहीं भी सैलरी मिले वो भारत में उपार्जित मानी जाएगी। अगर इंटरेस्ट नहीं, सैलरी पेबल बाय द गवर्नमेंट टू ए सिटीजन ऑफ इंडिया, वेतन या सैलरी किसी भी नागरिक को, भारतीय नागरिक को दी जाती है भारत सरकार द्वारा, तो वो टैक्सेबल होगी तीनों प्रकार के करदाताओं के लिए। एक भारतीय नागरिक को भारत सरकार द्वारा देय वेतन, ये भारत में उपार्जित हुआ माना जाएगा। लेकिन एक जो गैर भारतीय है, यानी कि जिसको हम अनिवासी कह सकते हैं या भारत के निवासी द्वारा जो देय वेतन तभी माना जाएगा भारत में उपार्जित और उदय जबकि उसकी सेवाएं भारत में दी गई हों। सरकार द्वारा देय ब्याज, गवर्नमेंट जो इंटरेस्ट दे रही है किसी को, अगर इन्हीं सरकार ने लोन लिया और उस पर इंटरेस्ट का पेमेंट कर रही है, तो ये इंटरेस्ट जो है आपका एक्रूड इंडिया में माना जाएगा, यानी तीनों के लिए टैक्सेबल होगा। लेकिन
जो साधारण या असाधारण जो अनिवासी द्वारा अगर कोई ब्याज दिया जाता है तो वो भारत में उपार्जित तभी माना जाएगा जबकि ऐसे लोन का उपयोग इंडिया में भारत में हुआ हो। अगर भारत के बाहर उपार्जित हुआ है लोन, भारत के बाहर लोन का उपयोग हुआ है तो वो भारत में उपार्जित, उसका ब्याज जो है भारत में उपार्जित नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार से गवर्नमेंट द्वारा जो पेबल रॉयल्टी है, रॉयल्टी पेबल बाय द गवर्नमेंट, ये भारत में उपार्जित मानी जाएगी। लेकिन अन्य व्यक्तियों द्वारा भारत में उपार्जित रॉयल्टी तभी मानी जाएगी जबकि उस संपत्ति का उपयोग भारत में हुआ हो। इसी तरीके से जो टेक्निकल सर्विसेज होती हैं, टेक्निकल सर्विसेज के लिए जो फीस का पेमेंट होता है बाय द गवर्नमेंट है, अगर सरकार द्वारा दिया है तो वो तीनों प्रकार के करदाताओं के लिए कर योग्य होगा। इसके बाद जो है अन्य व्यक्तियों द्वारा अगर ये फीस का पेमेंट किया जाता है तो उसमें हम ये देखेंगे कि जो टेक्निकल सर्विसेज हैं, जो तकनीकी सेवाएं हैं, उनका उपयोग क्या भारत में हो रहा है। अगर भारत में हो रहा है तभी ये भारत में उपार्जित और उदय माना जाएगा। लेकिन इसके अलावा एक अनिवासी, एक जो नॉन रेजिडेंट है, वो उसके लिए कुछ इनकम ऐसी हैं कि जो भारत में उसको टैक्स नहीं देना होता है, भले ही वो भारत की उसमें एक्रूट की गई हो। क्या है इसमें कि नंबर 1 लिखा है, भारत में माल का क्रय निर्यात के उद्देश्य से, परचेज ऑफ गुड्स इन इंडिया फॉर एक्सपोर्ट पर्पस, यानी एक्सपोर्ट के पर्पस के लिए अगर कोई नॉन रेजिडेंट द्वारा परचेज किया जाता है भारत में तो वो जो है उससे होने वाली आय वो टैक्सेबल भारत में नहीं होगी। इसी तरीके से कलेक्शन ऑफ न्यूज़, यानी जो समाचार पत्रों का संग्रहण होता है भारत के बाहर की एजेंसियों द्वारा भारत में किया जाता है और उसको भारत के बाहर भेजा जाता है, तो ऐसे समाचार संकलन से, कलेक्शन से जो इनकम होगी एक नॉन रेजिडेंट के लिए भारत में टैक्सेबल नहीं मानी जाएगी। यानी भारत में होते हुए भी इसको हम नॉन उसमें मानेंगे अगर वो कलेक्शन न्यूज़ जो है भारत के बाहर की एजेंसियों के लिए किया जा रहा है। और इसके बाद लास्ट में है कि फिल्म्स की शूटिंग, एक नॉन रेजिडेंट द्वारा भारत में अगर कोई फिल्म की शूटिंग कराई जा रही है, फिल्म की शूटिंग की जा रही है, तो इसके लिए जो है ये टैक्सेबल भारत में नहीं होगा, यानी जो नॉन रेजिडेंट हैं। तो 3 इनकम ऐसे हैं जो भारत से संबंध रखते हुए भी एक जो अनिवासी हैं उनके लिए टैक्सेबल नहीं होती हैं। तो इस तरीके से जो रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट के लिए जो टैक्सेबल इनकम होती है उसका निर्धारण हम करते हैं। यानी ऐसी इनकम के बाद हम इनका जो टोटल आता है उसको टोटल इनकम या ग्रॉस टोटल इनकम कहते हैं। तो धन्यवाद, थैंक यू। निवास स्थान के अनुसार कर दायित्व का निर्धारण कैसे होता है, इसके पहले के वीडियो में हमने ये बताया था